Very recently, the CBI has prepared a 200-page report implicating Mr. Arvind Kejriwal, who is right now the Chief Minister of the Union Territory of Delhi. ये इतना बड़ा स्कैम था क्या? ये सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. सेकेंडली, ऐसा क्यों होता है that the people in power are the ones who are abusing it left, right and center. और ऐसी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड पावर को हम किस तरीके से रोकें? क्या सीबीआई की रिपोर्ट का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल वाकई में गिल्टी हैं, कि क्या इसके बाद कोई और भी प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि वाकई में गिल्ट किसका है? वेलकम टू मलूका IAS and let's discuss this extremely trending and important topic on whether Arvind Kejriwal is in fact guilty or not. But before that, let's discuss about a very, very important initiative जो आपके लिए मलूका IAS लेकर आया है, जहां पे सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड इवन इनफैक्ट वो लोग जिनके मन में है तो सही कि यूपीएससी करना है लेकिन थोड़े से डाउट्स हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लोग वैभव आनंद शर्मा AIR 58 से अपने सारे के सारे प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं. और ना ही सिर्फ ये, he will also address and give you a lot of tips and tricks on ethics as well as essay writing. 2nd, 3rd and 4th August को ये particular class free of cost होने वाली है on the Maluka IAS application. So do not waste this opportunity and download Maluka IAS application today and register for this particular class. अब चलिए बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है. So let me just give you a little bit of a background कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों गए, ईडी क्या होता है, सीबीआई क्या होता है, और ये लिकर पॉलिसी या फिर एक्साइज पॉलिसी ये था क्या. ये पर्टिकुलर पॉलिसी दी गई थी दिल्ली की सरकार के द्वारा और 1 साल के अंदर अंदर इसको खत्म भी कर दिया गया था. यू सी, होता ये था दैट लिकर के जो सारी की सारी शॉप्स होती थी वो बिफोर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी सरकार के अंडर आती थी और सारा रेवेन्यू भी सरकार के अंदर ही आता था. लेकिन ये पर्टिकुलर पॉलिसी बना के इसको प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट वेंडर्स को दिया गया, जिसके कारण दिल्ली सरकार का रेवेन्यू तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया दैट कुछ लोगों को ज्यादा फेवर किया गया, स्पेशली किंग पिंग्स इन द साउथ. ये भी कहा गया कि इसके द्वारा गलत तरीके से पैसा कमा के आम आदमी पार्टी ने उस पैसे को यूटिलाइज किया है डिफरेंट इलेक्शन प्रोपेगेंडास में, स्पेशली गोवा में और बाकी सारे राज्यों में. अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप और हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं, तो जजमेंट पास करना हमारा काम नहीं है. वी आर नॉट हियर टू डू मीडिया ट्रायल्स, वी आर ओनली हियर टू टॉक अबाउट फैक्ट्स. फैक्ट ये भी है that before making this particular policy, the assent of the Lieutenant Governor of the UT of Delhi was not taken, which is supposed to be taken. और शायद इसी वजह से पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के 1 साल के अंदर अंदर ये पॉलिसी को खत्म भी कर दिया गया. लेकिन उसके बाद इल्जाम लगा बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर, मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक. हमने इनिशियली इन दिस पर्टिकुलर ईयर ये देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंडर इन्वेस्टिगेशन करता है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में भी डाला. काफी देर तक ये चीज चलती रही. उसके बाद सीबीआई भी इन्वॉल्व हुआ और फाइनली सीबीआई हैज मेड अ 200-page चार्जशीट, आफ्टर विच द इंक्वायरी बॉडीज आर गोइंग टू डू देयर जॉब एंड देयरआफ्टर इट विल गो टू द कोर्ट. तो अभी तक वो गिल्टी है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, और ना ही हमें पता चल सकता है क्योंकि हम उस अथॉरिटी में है ही नहीं. लेकिन हमारे यहाँ पे हम डिस्कशन इस चीज की करेंगे कि क्यों ऐसा होता है दैट द पीपल इन पावर, द पीपल हु आर सपोज्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, हु गेट द मैंडेट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वो ही कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे दायरे के अंदर आ जाते हैं. इनफैक्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या politicization of criminals
ऐसे टाइप के टर्म्स आप रोज पर रोज एडिटोरियल्स में भी पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी क्लासरूम की डिस्कशंस में भी कर रहे हैं. सो ये वाली चीज जब होने लग जाती है, जब बहुत सीरियस एलिगेशंस पढ़ने लग जाते हैं, क्रिमिनल चार्जेस, एलिगेशंस on our politicians, our elected representatives or our appointed representatives, तो कहीं ना कहीं the faith in the efficacy of democracy shake होने लग जाता है. So let's try to understand what CBI is, क्या वो काम करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, and other details to understand this entire topic related to Mr. Arvind Kejriwal. So let's start off with a very simple thing. ये आपके न्यूज़पेपर में आया है कि CBI ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हैड अ डायरेक्ट रोल इन द एक्साइज स्कैम. अब स्कैम तो आपको पता चल ही चुका है कि जब पॉलिसी भी बनाई गई थी तो वो भी कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को सबवर्ट करके बनाई गई थी, क्योंकि एलजी का एसेंट मैंडेटरी है लेकिन लिया नहीं गया था. ऊपर से जब भी सरकार कोई भी काम, सड़क बनाने का काम, टेलीकॉम का काम, कोई सा भी पोर्ट की अथॉरिटी का काम, जब वो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर्स को देती है तो this has to be very, very transparent. They cannot favor some and not favor the others, because of course that is considered to be discriminatory in nature. तो ये एक और लांछन लगा है on the Chief Minister of Delhi, and this is also very, very important because पहली बार एक sitting Chief Minister के ऊपर इस कदर के charges लगे. Again, I'd like to say charges का मतलब ये नहीं कि वो convicted है अभी, right? So, like I told you, a 200-page charge sheet has already been passed against the Delhi Chief Minister because of an excise policy जो कि बनी थी फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21 to 22 में. जब ये पॉलिसी आई थी तब भी काफी कंट्रोवर्सी के साथ आई थी और अभी खत्म भी हुई है तो भी इसकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है, राइट? सो अगर हम बात करें अबाउट दिस लिकर पॉलिसी, इट इज सेड that he was the kingpin in this entire scam, जहां पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ज्यादा फेवर किया गया है गलत तरीके से, बहुत ज्यादा पैसा भी बनाया गया है और उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है. अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और क्या ब्लैक मनी ही मनी लॉन्ड्रिंग होती है? नॉट रियली. सो फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मनी इज अ वेरी सिंपल थिंग. चाहे मैं पैसा लीगल सोर्सेज से कमाऊं, चाहे मैं पैसा इलीगल सोर्सेज से कमाऊं, अगर वो पैसा मैं कैश में रख रही हूँ और मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है सरकार को बताने की कि भाई मैंने ये कैश कमाया है, क्यों? क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स देने की, तो ऐसा पैसा जिसके ऊपर मैं टैक्स नहीं देती और इस वजह से मैं कैश में वो पैसा ले रही हूँ, ऐसे पैसे को हम ब्लैक मनी बोलते हैं, विच इज केप्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इवेजन. नाउ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग देन? Of course, first things first, मनी लॉन्ड्रिंग में जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो इलीगल एक्टिविटीज से कमा रही हूँ. सो दैट इज द फर्स्ट केस इन विच इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक मनी. अच्छा, इलीगल एक्टिविटीज के द्वारा जब हम पैसा कमा रहे हैं तो इतना ज्यादा जब पैसा आ जाता है तो हमें लगता है यार उसको मुझे अपने अकाउंट में डालना है. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि उस कैश से मैं कितने ही कपड़े, कितने जूते, कितनी घड़ियां खरीद पाऊंगी. मुझे क्रिएट करने हैं एसेट्स, मुझे उसको यूटिलाइज करके शेयर मार्केट में डालना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई गाड़ी खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल. लेकिन अगर हूबहू वो पैसा मैं उठा के बैंक अकाउंट में डाल दूंगी तो मैं उसके सोर्स को बता तो सकती नहीं. आई कैन नॉट से आई हैव कंडक्टेड एन इलीगल एक्टिविटी एंड अर्न्ड करोड्स ऑफ रुपीज. सो व्हाट आई डू इज उस पर्टिकुलर पैसे को कहीं ना कहीं मैं उसके सोर्स को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ. तो फर्ज करो 1000 करोड़ रुपए कमाए, अब ये तो बोल नहीं सकते कि 1000 करोड़ टीचिंग से कमा लिए, तो उसके छोटे छोटे हिस्से हम करते हैं और उसके बाद किसी को किस एक्टिविटी के साथ लगा देते हैं. कहीं बोलते हैं भाई हम तो ये वाला काम कर रहे हैं इसीलिए हमें ये पैसे मिले, या हमारे रिलेटिव्स ने ये हमें गिफ्ट के तौर पे दिया, या सो ऑन एंड सो फोर्थ. और जब अब मैंने इस पैसे के साथ एक लीगल एक्टिविटी को जोड़ दिया, अब मैं ये पैसा जब अपने बैंक अकाउंट में डाल रही हूं तो ये लॉन्डर्ड पैसा है, ये साफ पैसा लग रहा है, सिर्फ लग रहा है नहीं, और इसके ऊपर मैं टैक्स भी दूंगी. तो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग is that the objective of keeping black money is tax evasion.
बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट टैक्स इवेजन। टैक्स तो मैं फिर भी दूंगी, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इतना था कि लोगों को ये ना पता चले कि ये जो मैंने पैसा कमाया ये इलीगल वे से कमाया। So now that we've understood the difference, let's understand this. So according to CBI, they say कि the CM of Delhi met with the liquor businessman Mr. Reddy and many others. In fact, ये पूरा का पूरा जो स्कैम है ये कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है साउथ में बैठे हुए कुछ बिजनेसमैन को और कुछ पॉलिटिशियंस को, राइट? सो दैट इज व्हाट द एलिगेशंस आर। अब इसके बाद क्या होगा, तो हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड एंड वी नो अबाउट इट कि पुलिस का मामला या लॉ एंड ऑर्डर का मामला किसका होता है, स्टेट का मामला होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में, स्पेसिफिकली करप्शन के केसेस में, लेकिन अदर केसेस में भी कहीं ना कहीं सीबीआई को भी ये अथॉरिटी मिलती है टू गो एंड इन्वेस्टिगेट। अब सीबीआई किसी भी स्टेट में जाके अपने आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसको भी परमिशन चाहिए होती है स्टेट गवर्नमेंट से, और कभी कभार वो स्टेट गवर्नमेंट वो परमिशन ले भी लेती है वापस। लेकिन जब सीबीआई के अंडर मैंडेट के अंदर कोई काम आता है या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होता है तब उसको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करता है जो कि पुलिस करती है, जो कि हम आम मूवीज में भी देखते हैं, मौके पे चले जाना, वहां पे फोटोज क्लिक करना, लोगों से विटनेस के तौर पे स्टेटमेंट्स ले लेना, राइट? एक चार्जशीट प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद ये चार्जशीट जाती है एक इंक्वायरी के पास, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास या लोकपाल के पास, जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करके बेसिकली ये देखते हैं कि इस चार्जशीट के बेसिस पे केस आगे चलना चाहिए कि इधर ही रुक जाना चाहिए। अगर उनको लगे कि चार्जशीट में कोई दम नहीं है तो वो अक्यूज को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगे कि चार्जशीट में दम है फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर केस चला जाता है कोर्ट में। तो हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के केस में ये क्या होगा, लेकिन पहली बात तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। So like I said, it's an investigation body. It was made by virtue of the recommendations of the Santhanam Committee. Santhanam Committee was basically made to prevent corruption in our system, right? So keeping that in mind, ये investigation body बनी। अच्छा, ये body जो है ये एक executive body है। Executive body का मतलब क्या है? मतलब ये किसी act के अंदर नहीं बनी, किसी संवैधानिक प्रोविजन के अंदर नहीं बनी, ये केवल एक मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन के द्वारा बनी थी। इनफैक्ट सीबीआई वाज फर्स्ट मेड अंडर द रेजोल्यूशन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। thereafter then it was transferred to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, which is directly under the administrative control of the Prime Minister, right, who is assisted by a Minister of State with independent charge। तो सिंपल चीज ये है कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी वर्ड क्या का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी बॉडी जो एक एक्ट के द्वारा बनती है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which was made under the Reserve Bank of India Act of 1934. That's a statutory body. This is an executive body working under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. अब मैंने बोल तो दिया कि ये स्टैट्यूटरी नहीं है, लेकिन उसकी नेक्स्ट लाइन में ही एक एक्ट है, तो उसका क्या मतलब? तो 1963 में जब सीबीआई बनी थी तो हमने बोला यार इसको काम क्या करवाना है। देन वी रियलाइज कि ब्रिटिश के टाइम पे एक दिल्ली स्पेशल पुलिस बनती होती थी अंडर एन एक्ट कॉल्ड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। वी थॉट चलो सीबीआई को भी वही काम दे देते हैं जो दिल्ली स्पेशल पुलिस करती होती थी, जिस वजह से सीबीआई डिराइव्स इट्स फंक्शंस। इट इज नॉट मेड अंडर दिस एक्ट बट इट डिराइव्स इट्स फंक्शंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट व्हिच इज द एक्ट ऑफ 1946। सो अब बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। You see, we are not saying whether Arvind Kejriwal is guilty or not. We're saying such cases should not come up. Because at the end of the day, when, we go and vote for people, we would like people to be spotless, क्योंकि वो हमारे representatives हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग percentages और data के बारे में बात करें,
तो हर लोकसभा में उन लोगों की संख्या बढ़ जाती है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। अब एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिए, क्रिमिनल चार्जेस लग गए मतलब इंसान क्रिमिनल नहीं बनता, मतलब वो इंसान एक अक्यूज्ड है। जब वो एलिगेशंस प्रूव होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ बियॉन्ड एनी डाउट, तब जाके वो अक्यूज्ड क्या बनता है, एक कॉन्विक्ट। सो वी आर नॉट डूइंग एनी मीडिया ट्रायल्स हियर, बट वी आर आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उन पे इनवेरिएबली कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज होता है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेट्स ट्राई टू गेट इनटू दैट। वन इज inadequate laws. Well, I'd like to change that to inadequate implementation of those laws also, right? तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्वालिफिकेशंस के अंदर ये बहुत लंबा सा डिबेट है और इसके बारे में सोचिए, लेट्स डिबेट ऑन इट, राइट? यू पोस्ट योर ओपिनियंस ऑन इट। क्वेश्चन इज कि क्या एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एप्लीकेबल है, शुड दैट पर्सन बी अलाउड टू इवन स्टैंड फॉर इलेक्शंस? On one hand we feel नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। On the other hand, just because allegations लगे हैं doesn't mean वो इंसान guilty है, innocent until proven guilty, isn't it? तो you tell me what do you think about this, and then maybe I can tell you what I think about this, right? The second thing is poor enforcement. Like I said, कभी कभी तो जल्दी से केस खत्म हो जाता है, कभी कभी केस कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी केस ऑन द फेस ऑफ इट लगता है अरे ये इंसान तो गिल्टी है, पर बोल देते नहीं नहीं ये तो नॉन गिल्टी है। और कभी कभार जब लगता है कि अच्छा छोटा सा केस है, शायद ये गिल्टी ना भी हो, तो पता चल जाता है वो गिल्टी है। तो पुअर एनफोर्समेंट ऑल्सो अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन द लॉ, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। लूप होल्स जो है ना हमारे लॉज में, उनको मिसयूज करके अगर कोई इंसान कुछ गलत काम करे तो हम बोलने वाले भी नहीं रह जाते कि भाई आपने कुछ गलत काम किया है। तो उनको प्लग इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये प्रोरोगेटिव, इसका उत्तरदायित्व लेजिस्लेचर के ऊपर होता है। नेक्स्ट, करप्शन की बात करें तो ये एक गिवन फैक्ट है, यू ऑल्सो कैन नॉट डिनाई इट। हम लोगों ने वी बिकम वेरी नॉर्मल अबाउट करप्शन। मिले करप्शन तो होता ही है, वो तो नॉर्मल है। अरे नॉर्मल नहीं है, नहीं होना चाहिए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड that saying complete elimination of corruption is an outlandish idea, it's a utopian idea, लेकिन किसी हद तक कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेटेड पेस पे करप्शन के केसेस भी बढ़ते रहे, और ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। एंड माइंड यू, द गवर्नमेंट दैट वी हैव इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी दैट वी हैव। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विद वेरी वेरी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, इलेक्ट तो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उनको इलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी भी हमें देखना चाहिए दैट वी हैव बिकम वेरी कंफर्टेबल विद करप्शन। वी इन फैक्ट व्हेन वी आर ड्राइविंग आवर कार एंड एक लाल बत्ती होती है, सुबह सुबह का टाइम होता है, हम नहीं देखते लाल बत्ती, हम तो चला लेते हैं गाड़ी, और फिर उसके बाद अगर हमें कोई पुलिस वाला दिखता है तो अनअबैशेडली हम अपने वॉलेट में पैसा निकाल के बोल देते हैं सर सेटल कर दो। डोंट वी डू दैट? Because if we do that, then that is what the society is. Then we should not be very, very surprised that, you know, there are allegations of criminal charges on our representatives. So before changing them, I think our society, all of us included, should change, right? Manipulation of records, ये भी आम सी बात हो गई है। अच्छा, manipulation of records करना बहुत easy क्यों है? क्योंकि सब कुछ आज की डेट पे भी डिजिटलाइज नहीं हुआ है, ना डिजिटाइज हुआ है ना डिजिटलाइज हुआ है। और पेपर फॉर्मेट पे जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं वो तो आम सी बात है कि चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट अब तो डिजिटल रिकॉर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। तभी कहीं ना कहीं हम बहुत सिक्योर टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Complex tax structures, you see there are very very complex regulations that also needs to change. We are not in the license Raj era right now. It's become so much better than that, but there is still scope for improvement. The tax structure, the tax compliances should be made easier. Yes, and taxes के बारे में तो चलो अलग से डिबेट एंड डिस्कशन हो ही सकती है, जो कि आम सी बात चल रही है आजकल घरों में, seeing that, you know,
31st July is the last date to fill the tax returns. So everybody is giving their own sense ki how tax structure and tax compliances should change. But as of now, they are little complicated. Confusing procedure भी होता है, पर हमारे देश में, किसी भी देश में in fact, ignorance of law is not an excuse. So I don't understand the law, इसीलिए मैंने ऐसा किया, that's not an excuse. If you've not followed the law, you have performed an illegal activity, and hence there will be a sort of procedure and allegations against you. टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की बात करें तो अभी के डेट पे भी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा भी नहीं है कि हमारी सरकारी दफ्तरों में न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, लेकिन बहुत बहुत कम पेस पे, छोटी पेस पे, धीमे गति पे। ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड पेस पे होनी चाहिए। एंड लुकिंग एट द फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट सच अ रैपिड पेस, our outdated systems should also be removed. Lack of digital integration is another factor because of which these kind of cases crop up again and again. Again, we are saying we don't know what the actual result is going to be, but even such things that are happening, they are happening because there are lacunae, there are loopholes in our system, in our laws, in our technology, and in our entire system. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ओपेक बनता रह रहा है ना। हम भी अगर एनालॉजी ड्रॉ आउट करें, आई वुड रादर गो टू अ रेस्टोरेंट जहां पे मेरे को दिख रहा है कि किचन कहाँ पे है और कौन कौन कैसे काम कर रहा है। ओपेक जब हो जाता है सिस्टम, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कुछ हुआ भी ना हो, शायद वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग में आता है यार क्या पता उन्होंने कोई गड़बड़ की हो, हमें कहाँ से पता चलेगा। एंड विच इज वाई दिस ओपेकनेस ऑफ द सिस्टम शुड गो अवे। ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते तो ओपेक से ट्रांसलूसेंट ही कर लो, फिर ट्रांसपेरेंट बाद में कर लेना। लेकिन ओपेक सिस्टम, इवन इफ यू आर रनिंग इट इन अ वेरी वेरी प्रॉपर मैनर, is sometimes questioned by the people. Then is unclear audit trails. Auditing is super important, but हमने काफी सारे ऐसे केसेस के बारे में देखा है जहां पे ऑडिट वाले को भी बोल दिया जाता है भाई उसको ओके कर देना, और वो ओके कर देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं पेपर पे बहुत ज्यादा चीजें बन जाती हैं हमारी सिटीज में, लेकिन ऑन ग्राउंड देखने को पहले तो हमें मिलती ही नहीं वो चीजें। दैट मीन्स इवन ऑडिटिंग में जो ऑडिटर्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बहुत सारी सख्त रेगुलेशंस हो जानी चाहिए। इकोनॉमिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिस्टम, इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है, इतना जॉब्स की कमियां हो रही है इन द सिस्टम, तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान अगर चाहता भी नहीं है तो भी वो इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाता है। तो हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा और फ्रेंडली बनाना चाहिए फॉर द पीपल, सो दैट दे आर एबल टू अर्न देयर ब्रेड इन अ वेरी वेरी नाइस मैनर, इन अ लीगल मैनर, and they should be happy with their lives, because whenever they find a कमी, अब एक लेवल के बाद तो सबको ही कमी लगती है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। इफ वी गेट अ बेसिक्स राइट, देन कहीं ना कहीं ये केसेस हमें लगता है कि कम हो सकते हैं इन आवर सोसाइटी, राइट। इंटेंस कंपटीशन इन सर्टेन सेक्टर्स कैन ऑल्सो लीड टू इलीगल एक्टिविटीज, राइट। अगर मैं वही प्रोडक्ट बना रही हूँ जो कोई और बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आई विल ट्राई टू पुट दैट पर्सन डाउन। मुझे पता भी नहीं वो इंसान कौन है, आई मे हैव नेवर इवन स्पोकन टू दैट पर्सन, but I will try in my own way to demean that business, to demean that company, just so that I look better, right? Which is also corruption, which is also basically gaslighting everyone around me, right? So अगर हम steps के बारे में बात करें of the government, तो जैसे कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था that there is another agency which is called the Enforcement Directorate, again an executive body under the Ministry of Finance, जो कि बेसिकली काम यही करती है कि हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और हमारे देश का प्रेशियस एसेट जो कि है फॉरेन करेंसी, उसके साथ भी कोई छेड़खानी ना करे। Apart from that, we have also made something called the Financial Intelligence Unit, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि एनालाइज करे इंफॉर्मेशन एज टू कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, एंड देन एनालाइज करके डिसेमिनेट करे
लोगों में ये चीज बांटे, ताकि हम भी अवेयर हो जाएं कि ऐसे टाइप के स्कैम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, ताकि हम लोग उसके अंदर अपने पैसे ना डुबा दें, right? And finally, the Prevention of Money Laundering Act, which is basically an act that tells us in very proper manner कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड किया जा सकता है, और अगर बाय चांस मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए तो कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि आगे चल के ये मनी लॉन्ड्रिंग ना हो. Because at the end of the day, money laundering, like I told you in the beginning, is related to an illegal activities. अगर हम international involvement की बात करें, because guys, money laundering and terrorist financing and hawala scam, this is not just restricted to one particular geography or one particular country. It is rampant everywhere, right? And so we have conventions such as the Vienna Convention, जो कि बनाई इसलिए था ताकि हम क्रिमिनलाइज कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को. इनफैक्ट G7 कंट्रीज जो है उन्होंने साथ में मिलके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बनाई है, अमंग्स मेनी अदर मैंडेट्स, राइट? सो FATF, which is made by the G7 countries in 1989, इसका भी कहीं ना कहीं मैंडेट इज सिमिलर. टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई कंट्रीज करती हैं तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको लिस्ट में कैटेगराइज करती है. एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट. जैसे फुटबॉल में एक हमें कभी वार्निंग देनी हो तो येलो कार्ड दे देते हैं, जब प्लेयर को निकाल ही देना हो तो हम रेड कार्ड दे देते हैं. सो इन अ वेरी सिमिलर मैनर FATF हैज रियलाइज्ड कि किसी भी कंट्री की स्पिरिट को अगर ब्रेक करना है और उसमें रिफॉर्म लेकर आना है तो क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को बोलो इनके साथ कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, राइट? सो ग्रे लिस्ट इन दैट सेंस इज अ लिस्ट व्हिच इज अ वार्निंग लिस्ट कि बॉस तुम्हारा कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है, हमें पता है, तुमको थोड़ा समय मिलता है, इतने समय में तुम अपनी चीजों को चेंज कर लो, नहीं तो उसके बाद तुम ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे. अगर हम बात करें ब्लैक लिस्ट की, ऑन द अदर हैंड, तो वो होता है कि कंप्लीट ट्रेड सैंक्शंस लगे हैं. अच्छा, उनमें कौन सी कंट्रीज हैं? कंट्रीज सच एज नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार. लेकिन लोग तो उनके साथ भी ट्रेड करते हैं. इनफैक्ट इंडिया ही ईरान के छाबहर पोर्ट को यूज करता है. तो आपको समझने वाली बात ये है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है, अगर हम सारे के सारे उसको एक्चुअली कंप्लाई करें तो ही जाके कंट्रीज एक्चुअली इन चीजों को रोकेंगी, नहीं तो नहीं रोकेंगी. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. दोनों की दोनों, CVC एज वेल एज CBI, किसके द्वारा बनी? संथानम कमिटी, विच वाज मेड ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. ये पुलिस वाला काम करेगी, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन. चार्जशीट बना के ये किसको दे देंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. फिर वो देखेंगे कि शुड वी डिस्चार्ज द अक्यूज, माने क्या इस चार्जशीट में दम है कि नहीं है. अगर है तो ये फिर कोर्ट में जाएगा, नहीं तो मामला उधर के उधर ही खत्म हो जाएगा. नाउ फर्दर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन, जो भी प्रॉब्लम्स बोली उसका जो सोल्यूशन है वो इस वे फॉरवर्ड है. सो फॉर एग्जांपल वी सेड दैट आवर लॉज आर वेरी इफी, राइट? देयर आर लूपहोल्स, देन मेक देम बेटर. Make an excise act or a code which defines things, that tells you exactly what the procedure is. Don't leave anything unwritten. It's not possible really, but to a large extent if we do that, then such problems will not take place. Regulations and rules बनाने भी हैं और उनको implement भी ढंग से करना है, और किसी को भी free pass नहीं देना है, regardless of that person's position, wealth, anything. Everyone should be taken to task if they don't follow the laws. Detailed reporting, periodical reporting हो जानी चाहिए. कहीं ना कहीं जो ऑडिट भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ी देर पहले ही पता चले कि भाई उनको कहाँ जाके ऑडिट करना है, ताकि वो भी कहीं ना कहीं मिल ना जाए उस कंपनी के साथ, और कंपनी को भी ना पता चले कि कौन आने वाला है. लेकिन जैसे ही पता चल जाता है फिर एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी है. अच्छा, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत देर नहीं लगानी चाहिए, फटाफट से तभी के तभी रियल टाइम रिपोर्टिंग हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ जाती है. अदर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन आर एंटी फ्रॉड प्रोविजंस एंड विच शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी वेरी प्रॉपर्ली. पेनल्टीज एंड फाइन्स. ऐसा है
आपको भी पता है ये सब है ऑलरेडी लॉज में, बट उनको थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और सामने वाले का औहदा, पैसा, पोजीशन, ये सब कुछ छोड़ के देखना पड़ेगा. Yes, and finally, inspection powers, granting tax authorities the power to investigate. They do have the power to do that, but again, the nexus is made, and so hence that needs to be broken. And investigative authority को इस तरीके से आपको authority देनी चाहिए कि कोई भी आके एरा गहरा उनकी authority छीन ना ले. Just saying that, oh, I belong to such and such group, or I am at such and such position. So with that, we end this. But I would first like to give you a mains daily question. I hope कि आप सारे के सारे questions के ऊपर diligently questions के answers लिख रहे हैं. इससे ना ही आपकी मेंस की प्रिपरेशन होगी, पर आपकी प्रीलिम्स भी साइड बाय साइड प्रिपेयर होते रहेंगे. So the question today is, examine the rising excise scams in India and their implications on governance and public policy. Now, before ending this particular video, I'd like to make two very important announcements. The very first one are for your UPSC aspirants जो कि prelims का paper देने वाले हैं 2025 में. If you're looking for a great test series which is perfectly aligned with the paper pattern of the UPSC, look no further and join Maluka IAS today. इन टेस्ट सीरीज में हम आपको देंगे 64 टेस्ट, जिसमें से 34 प्रीलिम्स एंड 30 मेंस है. ना ही सिर्फ टेस्ट, उसके साथ डिस्कशन, मेंटोरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड है at very, very affordable prices. So do not waste this opportunity and call us on our number or visit any of our offline centers for the same. And finally, Maluka IAS का सबसे loved portion, which is monthly to the point current affairs, which every UPSC aspirant swears by. Join this today and make sure कि current affairs आपके लिए बहुत easy हो जाए. And these current affairs are also available in English as well as Hindi at very, very affordable cost. And with that, we end this discussion. Thank you very much, and I will see you soon.